Hello students, welcome back to the channel and today we are discussing our class 9th history chapter number first, that is early humans and the beginning of civilization। आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरह ह्यूमंस की यहाँ पे बिगिनिंग होती है, किस हिसाब से यहाँ पे सिविलाइजेशंस बनते हैं, किस हिसाब से ह्यूमंस डेवलप होते हैं, किस हिसाब से राइटिंग का यहाँ पे चीजें आती हैं। सारी चीजें आज हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पेन पेंसिल जो भी है लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर लेकर बैठो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए, आपके मिड टर्म के लिए, आपके फाइनल के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे ओरल वाई हो जाए, उस सब के लिए भैया सारी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरे चैप्टर को अच्छे से करके जाना और इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हैं। तो भैया ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले एक चैप्टर हमने अपलोड कर दिया था, इसी चैप्टर का लेक्चर अपलोड किया था, लेकिन उसमें बात ये थी कि वो बुक आने से पहले करा था मैंने, तो जो रेफरेंस बुक आई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको अपलोड कर दिया था। लेकिन अब जो अपलोड करने जा रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी के जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो भैया पूरी तरीके से अच्छे से इसको पढ़ के जाना है और अगर अच्छे लगे, समझ आए तो अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्या है? अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, किस हिसाब से यहाँ पे सिविलाइजेशन की बिगिनिंग होती है, किस हिसाब से यहाँ पे पहले के ह्यूमंस थे, वो हमें डिस्कस करना है। तो भैया आगे बढ़ने से पहले हमें देखो कई सारे क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, हाउ डिड ह्यूमन लिव ऑन द अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। भैया सिविलाइजेशन बनने से पहले, ये सारे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ इसके आंसर भी आपको चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना, जब क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वो आपके दिमाग में तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, ये आपने तो क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस हिसाब से ह्यूमन पहले रहते थे, अर्थ पे पहले रहते थे जब सिविलाइजेशन नहीं आई थी, जब सिविलाइजेशन का बिगिनिंग नहीं हुई थी तब कैसे रह रहे थे, ठीक है। एंड हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। भैया जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, लिखने का तरीका नहीं पता था, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का नहीं पता था, तो वो अपनी बातों को कैसे दूसरे तक पहुंचाते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट। और हमें अपने पास्ट के बारे में जानने में आर्कियोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है, हमें जो आर्कियोलॉजी है वो हमें किस तरह की हेल्प करती है हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। एंड हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशंस इंटरैक्ट विद ईच अदर। भैया पहले के जो सिविलाइजेशन थे वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है, इंटरैक्ट करती है, वो सारी चीजें भैया, ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके, ये हमें अपने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। हाँ, तो सबसे पहले आता है हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। व्हाट इज हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है सर जी, वो क्या है? हड़प्पन स्क्रिप्ट एक सिस्टम थी राइटिंग के लिए, जो किसके द्वारा यूज करी जा रही थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा ये यूज करी जा रही थी। किसके द्वारा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट में यूज करी जा रही थी। एंड इट इज फाउंड सील्स, सीलिंग्स, पॉटरी, टूल्स, टैबलेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या क्या मिलता था हमें? इसमें मिलता था हमें सील्स मिलते थे, हमें क्या मिलते थे? सीलिंग्स मिलते थे, हमें पॉटरी मिलते थे, हमें टूल्स मिलते थे, टैबलेट्स मिलते थे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते थे। अब ये क्वेश्चन आया कि डिस्कवर्ड कैसे हुआ, कहाँ डिस्कवर्ड हुआ ये, ठीक है। ये सारी चीजें हड़प्पन साइट कहाँ पर डिस्कवर हुई? तो जैसे फाउंड एट मेजर हड़प्पन साइट, कहाँ कहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कवर हुई है? सीलिंग है, सील है, पॉटरी है, टूल है, टैबलेट है, कहाँ पे मिली है? तो हमने देखा हड़प्पन साइट जैसे हड़प्पा थी, मोहनजोदाड़ो थी, धोलावीरा थी, कालीबंगन थी, लोथल थी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पे हमें क्या मिलती थी भैया? जो टूल्स थे, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती थी। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हो गया ना? तो इसके बाद हम आते हैं भैया कि की फीचर्स को देखना। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, मोस्टली 5 to 6 लाइन। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन होती थी सर जी, वो कैसी थी? 5 to 6 लाइन हुआ करती थी। कहाँ पे? लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते थे और ओवर 400 सिंबल्स यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करे। जैसे हमने देखा जो सील्स है, हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन द सील। जो सील है, सील क्या होता था? कोई भी चीज अगर एक जगह दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो उसमें सील लगा देते थे। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑन द अशोका पिलर, ये इंस्क्रिप्शन एक टाइप का जो अशोका प्लेयर में लिखा रहता था। तो एफर्ट्स टू डिकोड, अब इनको हमने डिकोड करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए।
ये सारी चीजें पहले के बारे में बताया जा रहा है कि भैया जब हमारे यहाँ सिविलाइजेशन जो पहले हमने जो डिस्कवर करा है उसके बारे में पता कर रहे हैं, ठीक है। एफर्ट्स टू डिकोड द स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसिफर्ड, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लागू किए गए और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो अभी भी उसको हमने डिकोड नहीं किया, अभी भी हमने उसको पता नहीं लगाया कि किस हिसाब से वो चीजें हैं, ठीक है। मैनी स्कॉलर हैव ट्राइड बट नो फाइनल कंक्लूजन हैज बीन रीच्ड। क्या बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो इसके पीछे पड़े हैं कि सर जी मैं तो उसके बारे में पता लगा के ही रहूंगा, लेकिन अभी भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है कि क्या लिखा है उसमें, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? It shows that the peoples of the Indus Valley civilization had developed a system of communication। ये क्या शो करता है कि किस हिसाब से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वहाँ के जो पीपल्स थे, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, वो किस हिसाब से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे ये सारी हमें यहाँ पे बताते हैं। इसलिए हमें इसको पता करना है कि भैया वो बोलते क्या थे, वो अपने कौन सा मैसेज किस तक पहुंचा रहे थे, ठीक है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देयर इकोनॉमी, ये हमें हेल्प करेगा उनकी इकोनॉमी समझने में कि उनकी उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की कानून व्यवस्था कैसी हुआ करती थी उसको हेल्प करेगा, और साथ में उनके कल्चर कैसे थे उसमें भी हेल्प करेगी हमारी क्या, हमारी अगर ये स्क्रिप्ट हमने उनके पता कर लिया, हमने इनकी स्क्रिप्ट क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ भैया यहाँ तक आया हरप्पन स्क्रिप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में कई सारी ऐसी चीजें हैं कि पहले कैसी हुआ करती थी और अब कैसी हुआ है, पहले कैसी हुआ करती थी और अब कैसी है। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर, भैया राइटिंग का इन्वेंशन जब नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी सिविलाइजेशन कैसी हुआ करती थी, और जब राइटिंग हो गया तो उसके बाद कैसी सिविलाइजेशन रही हमारी। सबसे पहले हम देखा ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में हमने देखा मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल अंडर दिस पीरियड फ्रॉम अबाउट 3 मिलियन ईयर एगो टू 5,000 ईयर एगो। क्या बोला गया कि 3 मिलियन ईयर एगो से 5,000 साल पहले तक क्या हुआ, अधिकतर जो 99% ह्यूमन हिस्ट्री थी वो इसमें आती है। मतलब कि 99% की जो ह्यूमन हिस्ट्री थी वो राइटिंग के पहले की थी। अगर 3 मिलियन साल पहले से 5,000 साल पहले देखोगे तो, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा, जब यहाँ पे राइटिंग बन गई, राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, तो सिर्फ 1% ह्यूमन हिस्ट्री यहाँ पे आती है। ह्यूमन हिस्ट्री 99% राइटिंग बनने से पहले आई थी और 1% का भाई राइटिंग आने के बाद, ठीक है। क्या हो भैया कि 5,000 साल के बाद हमने देखा तो 1% लोग ऐसे थे जो इसमें आते हैं, राइटिंग इन्वेंशन हो गया था 1% लोगों के लिए, और 99% लोगों के लिए राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुई थी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लिखा, मेन सोर्स फॉर रिकॉग्निशन, भैया वो कैसे एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते थे, वो कैसे एक दूसरे को कैसे वो चीजों को रिकॉग्नाइज करते थे, तो कई सारे टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, एंड अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट मेड बाय द ह्यूमंस आर्टिफैक्ट एंड द मेजर सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग पीपल वेज ऑफ द लिविंग, ठीक है। हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, उनके टूल्स से, उनके इम्प्लीमेंट से, उनके और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिससे हम पता लगा सकते हैं भैया कि ये किस टाइप के थे, ये बिफोर राइटिंग के थे, ये कौन थे, ये लोग बिफोर राइटिंग वाले हैं, मतलब इनके पास राइटिंग का कोई वो नहीं था, ठीक है। और हम अगर देखेंगे जब राइटिंग आ गई थी तो उसके बाद हम कैसे इनको रिकॉग्नाइज करते थे, तो बोथ मटेरियल रिमेनिंग है, राइटिंग रिटन रिकॉर्ड, भैया मटेरियल भी रिमेनिंग यहाँ पे मिलता था और रिटन रिकॉर्ड भी मिलता था, इस वजह से हम पता लगा लेते थे भैया क्या है, ये राइटिंग के इन्वेंशन के बाद वाले हैं, ये राइटिंग के इन्वेंशन के बाद वाले हैं ये, ठीक है। लाइव्स ऑफ द पीपल, भैया पीपल्स के लाइव्स कैसे हुआ करते थे यहाँ पे, तो इट जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थ्रू द आइडियाज ऑफ द पीपल। सिंपल सा बेटा कि देखो उनकी देखो अगर रिटन रिकॉर्ड मिलता तो हम बता सकते थे, लेकिन रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनके थॉट्स क्या थे, उनके आइडियाज क्या थे उस टाइप के पीपल्स के जो राइटिंग के पहले दिखे थे, मतलब कि जहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले के जो लोग थे। लिटरेचर, अब हमने देखा कि इनके लाइफ्स कैसे थे पीपल्स के, तो हमने क्या देखा, जो लिटरेचर जो रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है सिंपल सा है, वो किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, नेम्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में, सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाती है रिटन रिकॉर्ड में। मतलब क्यों, क्योंकि ये भैया राइटिंग का इन्वेंशन यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे नहीं हुआ था तो इनके बारे में हम नहीं जान सकते। मेजरमेंट ऑफ टाइम, भैया टाइम का मेजरमेंट कैसे करते थे, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज डेटिंग इवेंट्स एंड कल्चर इज ओनली अप्रोक्सीमेट। सिंपल सा है कि यहाँ पे जब कोई चीजें भैया रिटन रिकॉर्ड है नहीं तो कैसे चीजें मतलब कैसे टाइम का मेजरमेंट करते थे, तो अप्रोक्सीमेट लगाते थे भैया कि चलो ठीक है ये इवेंट हुआ था, इसके बाद ये है, इसके बाद वो है, ऐसे करते थे, ठीक है। डेटिंग ऑफ कल्चर एंड इवेंट बिकम द रिलेटिवली एक्यूरेट बिकॉज राइटिंग
डॉक्यूमेंट्स मेंशन स्पेसिफाइड डेट ऑफ द इवेंट। देखो इनको आप नहीं बता सकते भैया कि किस टाइप के थे, मतलब किस डेट पे थे, ठीक है, या किस टाइम पे इनका बिगिनिंग हुआ, किस टाइम पे इनका एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते थे, आप अप्रोक्सीमेट बताओगे इसमें। लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें आप एक्यूरेट करोगे, एक्यूरेट बताओगे, क्यों? क्योंकि भैया इसमें सारी चीजें रिटन रिकॉर्ड में ना, इसमें सारी चीजें लिखित मिली आपको, तब आप इसमें एक्यूरेट बताओगे। इसमें आपको रिटन में मिला ही नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट लगाओगे ना, अच्छा ये तब हुआ था, ओहो इतने साल पहले। अब इतने साल पहले कौन सी डेट को पता आपको? नहीं पता ना, ठीक है। व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? हम अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन। ये हमें हेल्प करता है कि किस हिसाब से ह्यूमंस का बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, बायोलॉजिकल और कल्चरल कैसे यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, ये कौन बताती है? हमें ह्यूमन हिस्ट्री बताती है। ये हमें बताती है कि ह्यूमंस कैसे अडॉप्ट करते थे अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे खुद को अडॉप्ट करते थे। क्वार्टरनी पीरियड लास्ट 2.6 लाख ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड सर्वाइव थिंग, वही बताया गया बेटा कि किस हिसाब से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के यहाँ पे चेंजेस की कैसे वो अडॉप्ट करते थे, ये हमें बताती है कौन? ह्यूमन हिस्ट्री। कौन बताती है सर? ह्यूमन हिस्ट्री। तो अर्ली डिस्पर्सल ऑफ द ह्यूमंस आउट ऑफ अफ्रीका, अब किस हिसाब से जो स्टार्टिंग हुई सिविलाइजेशन के मिली क्या हुआ भैया, अफ्रीका में यहाँ पे आए और कैसे अफ्रीका से बाहर गई, ठीक है। तो जर्नी बिगिन, भैया कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? अर्ली ह्यूमन इवॉल्व इन अफ्रीका अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो। क्या हुआ? जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ इवॉल्व हुए? अफ्रीका में हुए। कितने साल पहले? 2 मिलियन ईयर एगो पहले। 2 मिलियन ईयर एगो पहले अफ्रीका में ये जो अर्ली ह्यूमंस थे ये इवॉल्व हुए। They gradually moved out of Africa in a search of food, water and better living condition। और फिर ये धीरे धीरे भैया अफ्रीका से चल दिए, अफ्रीका से चल दिए कि चलो भैया यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है खाना पीना, आगे चलते हैं यहाँ पे जहाँ बढ़िया अच्छा खासा खाना मिलेगा वहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पॉसिबल रूट्स ऑफ डिस्पर्सल, भैया पॉसिबल जो रूट्स थे इनके डिस्पर्सल का आगे चलने का वो कौन कौन से थे? तो ह्यूमंस लुक डिफरेंट रूट्स थ्रू द फॉरेस्ट, अलग अलग रूट्स थे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स के साथ चलते थे, ग्रेसी स्टेप्स, डेजर्ट, माउंटेन, मतलब जहां मिल गया, मतलब कि बढ़ना है भैया, आगे बढ़ना है, रुकावटें कितनी भी आएगी मुझे आगे बढ़ना है, इनका ये था, ठीक है। एंड सम ट्रेवल्ड अलोंग द कोस्ट लाइन व्हाइल द अदर क्रॉस द लैंड ब्रिजेस। क्या हो बेटा कि कई बार क्या होता है कुछ कोस्ट लाइन के एरिया से, मतलब कि यहाँ पे किनारे किनारे भैया समंदर का रास्ता लेकर चल गए, कुछ सीधा ब्रिजेस से पार कर गए, भैया मैं तो जा रहा, मैं तो जाऊंगा भैया, मैं भी जाऊंगा, है चला जाऊंगा, चलो जाओ भैया फिर, ठीक है। न्यू लैंड्स एंड न्यू लाइफ, न्यू लैंड्स एंड न्यू लाइफ, दे रीच द एस एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भैया यहाँ से फिर कहाँ तक गई ये? अफ्रीका से निकलते ही, अफ्रीका से निकलते ही ये चले गए भैया एशिया, कहाँ चले गए? एशिया में चले गए। एशिया के बाद यूरोप भी पहुंच गए, चलो भैया यूरोप भी घूम लेते हैं। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया भी आ गए, कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया कैसे छोड़ दें। और उसके बाद कहाँ पे गए? बहुत सारे और भी पार्ट यहाँ पे गए। ह्यूमंस अडॉप्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड डेवलप्ड न्यू वेज ऑफ लाइफ। और फिर धीरे धीरे भैया अलग अलग जगह गए, अलग अलग, क्या हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन सेम रहता होगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को वहां के लिए अडॉप्ट किया, खुद को वहां के लिए क्या करा भैया? अडॉप्ट किया। और उस टाइम पे इनकी टूल्स और टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी? तो टूल्स बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज करते थे, टेक्निक्स यूज करते थे, एंड नॉलेज टू सर्वाइव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। बेटा अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए अलग अलग टाइप के टूल्स को, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स को ये यूज किया करते थे, ठीक है। ओवर टाइम दे लर्न हंटिंग, भैया धीरे धीरे फिर ये क्या सीख गए? ये हंटिंग करना सीख गए, ये गैदरिंग करना सीख गए, और ये एग्रीकल्चर करना सीख गए, ठीक है। और भी बहुत सारे इनकी स्किल इनके अंदर आने लगी। धीरे धीरे भैया कहीं जहाँ पे आप रुकोगे, जहाँ पे आप थोड़े दिन रुकोगे, तो धीरे धीरे वहाँ के हिसाब से आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप होने लगती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे होने लगा, ठीक है। वाई दिस इम्पोर्टेंट भैया, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था? तो सो हाउ द ह्यूमंस अडॉप्ट एंड सर्वाइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्यों पढ़ाया गया? कि हमें ये शो करता है कि किस हिसाब से ह्यूमंस डाइवर्स यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें किस हिसाब से खुद को अडॉप्ट करता है, किस हिसाब से हमने यहाँ पे ये क्या हाईलाइट करता है कि फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का फाउंडेशन कहाँ पर है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है सिविलाइजेशन की, और किस हिसाब से यहाँ पे शेयर्ड हिस्ट्री, एक दूसरे को कनेक्ट है एक दूसरे से, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने पढ़ना है, ठीक है। अब Why do we think early humans left Africa to migrate to other region? भाई अब मुझे क्वेश्चन आप बताओ कि ये जो लोग थे
ये अफ्रीका को छोड़ के बाकी अधिकतर हर जगह कहाँ गए, मतलब कि अफ्रीका से बाहर क्यों निकले ये? अफ्रीका में भी तो रह सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो घूमना था, क्यों नहीं घूमने घूमने निकले वो? आप मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर? अब चलो भैया अपने एंसेस्टर के बारे में जानते हैं, अपने एंसेस्टर के बारे में यहाँ पे जानते हैं। अब क्या कह रहे हैं भैया हमारे एंसेस्टर, बताओ भाई हमारे एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं? तो आर्कोलॉजिस्ट एक्सप्लोर अर्ली ह्यूमन साइट। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पुरानी चीजों के बारे में बताते हैं हमें। तो वो कई सारे यहाँ पे ह्यूमन साइट्स को इन्होंने एक्सप्लोर किया और बहुत सारे क्लूज लाए, जैसे टूल्स, बोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट जो उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब कि वो छोड़ के गए थे हमारे लिए, हमारे एंसेस्टर हमारे लिए छोड़ के गए थे कि भैया मैं अपनी बोन छोड़ दे रहा हूँ, मैं अपने टूल्स छोड़ दे रहा हूँ, मैं अपने ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट छोड़ दे रहा हूँ। कुछ दिन बाद हमारे यहाँ पे लोग आएंगे, 9th वाले बच्चे आएंगे, उनको ये बता देना कि कैसे हम यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। ईच क्लू हेल्प अस बिल्ड अप पिक्चर ऑफ हाउ पीपल लिव अलोंग। और हर एक क्लू भैया क्या करता है? हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर देता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, जिससे हम पता लगाते हैं उस टाइम पे लोग रहा कैसे करते थे, कैसे रहते थे वो, ठीक है। बाय स्टडिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद सिमिलर टूल्स, आर्कोलॉजिस्ट लर्न हाउ अर्ली ह्यूमंस क्रिएटेड, यूज एंड अडॉप्ट डिपेंड ऑन देयर इन डेली लाइफ। या इन सारे टूल्स को यूज करके, जैसे मान लो कोई चाकू हो गया, इस चाकू से कैसे मारना है, ऐसे मारना है, ठीक है। तो उससे पता लगाते थे भैया कि पहले के जो लोग थे वो पहले के जो ह्यूमंस थे वो कैसे खुद को अडाप्ट करते थे, कैसे इन सारी चीजों को यूज क्या करते थे। जैसे यहाँ पे देखो ये खुदाई का काम चल रहा है भैया, यहाँ पे देखो ये खोद रहे हैं ना, इनसे इनको यहाँ पे मिल रहा है ना कि इनको बहुत सारे ऐसे आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स मिल रहे हैं। भैया चलो ये ठीक है, इसको ले चलते हैं, 9th वाले को दे देंगे, वो पढ़ लेंगे 9th वाले, है ना। अब आ गए थे हु वर आवर ह्यूमन एंसेस्टर। भैया हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे? तो अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट वर फाउंड इन अफ्रीका। देखो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पाए गए भैया? अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में। अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में। और इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में जो भी सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, इन सबको हम क्या बोलते हैं सर? इन सबको हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड। हाँ भाई आगे क्या कह रहा है? अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो, भैया 2 मिलियन साल पहले, वन ग्रुप ऑफ द एंसेस्टर मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। और फिर उसके बाद में एक एंसेस्टर ऐसे आए जिन्होंने कहा भैया कि हम तो स्टोन टूल बनाएंगे, हम तो स्टोन से जानवरों को मारेंगे और पका के खाएंगे, ठीक है। दीज टूल्स मेकर नोन एज होमिनिन्स, ठीक है। इन टूल मेकर्स को हम क्या बोलते हैं? होमिनिन्स। क्या बोलते हैं सर? होमिनिन्स बोलते हैं। और इन्होंने टूल्स को बनाया अच्छे से, जो बढ़िया बेटर परफॉर्म करता था, जैसे हैंड अलोंग कुड नॉट अकम्पनिश, ठीक है। एग्जांपल हैंड एक्स, भैया क्या करते थे? हैंड एक्स बनाया और क्लीवर्स बनाया। होमिनिन्स आर ग्रुप दैट इंक्लूड द मॉडर्न ह्यूमंस एंड आवर अर्ली ह्यूमंस लाइक एंसेस्टर। भैया होमिनिन्स आप बोल सकते हो, होमिनिन्स को आप क्या बोल सकते हो? हमारे ह्यूमन एंसेस्टर के अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर थे ये, सबसे पहले वाले जिन्होंने स्टोन टूल्स बनाया था। जिन्होंने क्या बनाया था? स्टोन टूल्स बनाया था, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अफ्रीका को क्यों छोड़ा था इन्होंने, तो सिंपल सा है, चेंज इन क्लाइमेट मेड सम एरियाज ड्रायर एंड लेस सुटेबल फॉर लाइफ। वहाँ पे क्या हुआ? क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ? पानी की दिक्कत होने लगी, वहाँ पे उनके लिए बेटर कंडीशन नहीं हुआ था, ठीक है। फूड की और वाटर की कमी होने लगी, इसलिए वो इन सबकी सर्च में आगे बढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। और साथ में क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, एक्सप्लोरेशन की, उनको पता लगता था भैया कि आगे चलेंगे हमें कुछ और मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, है ना। और साथ में इसी वजह से उनके डिस्कवरी थी, उन नए नए लैंड्स को, नए नए वेज ऑफ लाइफ को डिस्कवर कर रहे थे, इस वजह से भी आगे बढ़ते जा रहे थे। चलो भैया आगे देखते हैं क्या है आगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है भैया फॉसिल एंड देयर स्टोरीज, ठीक है। फॉसिल्स क्या होता है? व्हाट आर फॉसिल्स? व्हाट आर फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स आर क्या होते हैं भैया? फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ट्रेस और इम्पर्सन ऑफ द प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट, ठीक है। क्या भैया कि बोला गया फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं प्रिजर्व रिमेन्स होते हैं। क्या होते हैं ये प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं, किसके? चाहे वो प्लांट्स के हो जाएं, चाहे वो एनिमल्स के हो जाएं, चाहे वो ह्यूमंस के हो जाएं, चाहे बहुत लोगों की चीजों के हो जाएं, उससे हम क्या बोलते हैं सर? फॉसिल्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली बरीड अंडर लेयर ऑफ अर्थ एंड स्लोली टर्न इनटू द स्टोन ओवर
थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर अगो। क्या होता है सर, ये जमीन के नीचे बरीड हो जाते हैं और कुछ सालों बाद, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के साल बाद क्या होते हैं, ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं सर, जिन्हें हम बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं सर, हमें फॉसिल्स बोलते हैं। अच्छा, ये फॉसिल्स हमें हेल्प कैसे करते हैं सर, ये जो फॉसिल्स हैं ये हमें हेल्प कैसे करते हैं? तो हमें फॉसिल्स हेल्प करते हैं, हेल्प आर्कोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द ह्यूमन हिस्ट्री। फॉसिल्स हमें बताते हैं, हमें आर्कोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री कैसी हुआ करती थी पहले के टाइम पे, पहले के टाइम पे ह्यूमंस कैसे रहा करते थे। दे शोड हाउ द एंसेस्टर लिव्ड, हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, क्या क्या टूल्स यूज करते थे और कैसे अपने सराउंडिंग में खुद को अडॉप्ट करते थे। ये कौन बताता है भैया? फॉसिल्स बताते हैं। फॉसिल्स आर मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस। भैया फॉसिल्स ही तो बहुत मेजर सोर्स है एविडेंस का। एविडेंस का मतलब कि फॉसिल्स हमें बताता था भैया कि पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे। सबसे बड़ा जो कहीं जाते हो आप तो कहते हो भैया एविडेंस क्या तुम्हारे पास, तो वही एविडेंस बताता है हमारा क्या, फॉसिल्स, कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या बताते थे। ठीक है, अब हमने देखा कि फॉसिल्स हमें किन किन हमें क्या बताते क्या है। तो फॉसिल्स बरीड इन अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ अर्थ वर डिस्कवर्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट। ये क्या होते हैं? अपर लेयर ऑफ अर्थ के ऊपर बरीड होते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर में, जिसको आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पे डिस्कवर किया जाता है। सम रिमेन्स वर बरीड डीप अंडरग्राउंड एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर परटेन टू द फॉसिल। और कुछ चीजें क्या होती हैं, देखो कुछ चीजें हुई भैया अपर लेयर में, उसको हमने डिस्कवर कर दिया। कुछ क्या हुई, कुछ एकदम डीप हमारे अर्थ में बरीड हो गई है, जो कुछ दिन बाद क्या कन्वर्ट हो जाती है भैया फॉसिल्स में। फॉसिल आर फॉसिलिएट रिमेन्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस दैट हैज, वही बताया मैंने कि मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस होते हैं। ठीक है, और होमो हैबिलिस, अब देखो ये क्या बताते हैं, जैसे हमने देखा होमो हैबिलिस होता है। होमो हैबिलिस क्या होता है? हैंडीमैन लिव इन द अफ्रीका स्पेशली इन ओल्डवरी गॉर्ज, तंजानिया एंड केन्या। देखो बेटा क्या होती है, ये हैंडीमैन हुआ करते थे। ठीक है, होमो हैबिलिस जो अफ्रीका में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका में। लेटर होमो इरेक्टस इन्वेंटर ऑफ द टूल्स लाइक हैंड एक्स एंड क्लेवर। देखो सिंपल सा है, होमो हैबिलिस मेनली अधिकतर चलते तो थे, लेकिन हाथों का और पैरों को सबका इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद होमो इरेक्टस आया, जो थोड़ा धीरे ऐसा उल्ट सीधा खट चलने लगे, ऐसे ऐसे चलने लगे भैया। अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने टूल्स बनाया, क्या? हैंड एक्स और क्लीवर्स का बनाया इन्होंने। और फिर ये अफ्रीका से माइग्रेट होने लगे, अलग अलग यूरोप में और एशिया में फैलने लगे। कह रहे भैया हम तो घूमेंगे, हम तो घूमेंगे। जैसे ये होमो हैबिलिस के यहाँ पे देखो कंकाल मैंने ढूंढ लिया, होमो इरेक्टस का कंकाल ढूंढ लिया मैंने, होमो निंदरसलेंस पता नहीं क्या क्या सारा। ठीक है, और आज के टाइम के जो ह्यूमन है इनका दिया है। तो कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत से सिमिलर्स हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन यहाँ पे होता गया। ठीक है, ये है भैया ये होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद जो आया फिर यहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद है सर जी पीरियड इन अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में कौन कौन से पीरियड्स थे? ठीक है, कैसे कैसे पीरियड थे, कौन कौन से पीरियड थे, सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो जो हमारी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के हिसाब से हमने उनके फेज के हिसाब से, उनके पीरियड के हिसाब से हमने बांट रखा है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के हिसाब से बांट रखा है, उनके टूल्स वो लोग क्या यूज करते थे उसके हिसाब से हमने बांट रखा है। मतलब हर एक चीज के बारे में उनको क्या नॉलेज थी उस हिसाब से हमने बांट रखा है। ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल सबसे पहले आते हैं सर जी, जो 3 फेज में हमने बांटा। एक होता है पैलियोलिथिक, जिसे हम ओल्ड स्टोन बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, क्या होता है सर? पहला होता है पैलियोलिथिक, जिसे हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते थे? ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे। क्या करते थे सर? ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे। सिंपल स्टोन टूल यूज करते थे हंटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए, मतलब नॉर्मल टूल्स यूज करते थे, ज्यादा एडवांस टूल यूज नहीं करते थे हंटिंग और गैदरिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरे आते हैं सर जी, उसके बाद आते हैं कौन? मेसोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक के बाद कौन आते हैं सर? मेसोलिथिक थे। और मेसोलिथिक क्या करते थे? चलो भाई बताओ फटाफट, मेसोलिथिक क्या करते थे? तो मेसोलिथिक करते थे सर क्या? यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, टाइनी स्टोन टूल्स, ट्रेडिशनल। सिंपल सा बेटा, जो माइक्रोलिथ्स थे वो इन टूल्स को थोड़ा बढ़िया से यूज करते थे। मेसोलिथिक क्या करते थे? जो पैलियोलिथिक में जो टूल्स यूज हुआ करता था उससे और बेटर तरीके से यूज करते थे मेसोलिथ्स में। ठीक है, और जो टूल्स यूज करते थे उसे क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ्स, क्योंकि वो वेल शेप्ड स्ट्रक्चर में थे, उनकी एजेस एकदम वेल शार्प थी, एकदम बढ़िया सी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक। और मेसोलिथिक के बाद कौन आया भैया? न्यूलिथिक आया। मेसोलिथिक के बाद क्या आया? न्यूलिथिक आया, जिसे हम न्यू स्टोन टूल्स बोलते हैं, न्यू स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसे न्यू स्टोन एज बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ? हंटिंग गैदरिंग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, मतलब
शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर। ये क्या हुआ भैया, अब कहते भैया अब कहाँ तक जानवरों को मारेंगे, कहाँ तक हम यहाँ पे गैदरिंग करेंगे, तो हम करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर करेंगे, हम सेटल्ड लाइफ बताएंगे, हम यहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करेंगे और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज करेंगे और बीवी बच्चों के साथ आराम से रहेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे, जाएंगे स्कूल से लाएंगे। तो ये सारी चीजें कौन बताता भैया, न्यूलिथिक स्टोन एज में बोला गया। डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, मेटलर्जी। अब यहाँ पे हमने देखा एक आता है ब्रॉन्ज एज। क्या था ब्रॉन्ज एज? क्या था सर, ब्रॉन्ज एज बोला था कि जहां पर डेवलपमेंट होता है ब्रॉन्ज का, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉपर और टिन्स का, ठीक है, कॉपर और टिन का यूज करके यहाँ पे ब्रॉन्ज बनाया जाता था, जिसको यहाँ पे एक्सपेंशन होता है ट्रेड का, ट्राउन्स का और अर्ली सिविलाइजेशन का, यहाँ पे इसी वजह से डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हमने देखा नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक रेवोल्यूशन में क्या देखा हमने, नियोलिथिक रेवोल्यूशन में हमने देखा कि चारकोलिथ्स, जैसे हमने कॉपर और स्टोन टूल्स, यहाँ पे स्टोन एज हमने बोलता है, हमने क्या यूज किया, कॉपर यूज किया, हमने यहाँ पे कॉपर का स्टोन के साथ यूज किया टूल्स, मतलब यहाँ पे सिंपल सा बेटा कॉपर और स्टोन टूल्स का यहाँ पे यूज करते थे, जिसको हम बोलते हैं चारकोलिथ्स। और फिर आयरन एज हमने बोला कि जब आयरन का इन्वेंशन हुआ, मतलब कि जब आयरन हमने फाउंड किया और आयरन का यूज करना शुरू कर दिया, आयरन का टूल्स बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो गया ट्रेड का, यहाँ पे लोगों के सिविलाइजेशन का, मतलब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो आयरन था, आयरन को आप वेपन्स के तौर पे भी यूज करते थे और टूल्स के यूज तौर पे भी यूज करते थे, मतलब कि अगर आप किसी जंगल को काटना भी है तो उसका भी यूज करते थे आप किससे, आयरन स्टोन टूल्स से, सॉरी, ठीक है। अब टूल्स ऑफ द सर्वाइवल फ्रॉम हंटिंग टू इनोवेशन। अब कौन कौन से ऐसे टूल्स थे जो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए यूज किए जाते थे, और हमने देखा सबसे पहले अर्ली टूल्स फॉर सर्वाइवल। अर्ली टूल्स मैंने आपको बताया भैया कि जो ये टूल्स थे ये एनिमल्स के मीट को चॉप करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, डिग करने के लिए करते थे, और एनिमल्स के जो स्किन को निकालने के लिए यूज करते थे, और साथ में एनिमल बोन टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन रिच मैरोस, ठीक है, और साथ में क्या करते थे सर जी, उनके मतलब कि नॉर्मल चीजें यूज करते थे ये, इन सारी चीजों को। फिर क्लीवर्स एंड हैंड एक्स, फिर इसके बाद क्या बना हुआ है, क्लीवर्स और हैंड एक्स बना, ठीक है, कब बना था ये, 1 to 5 मिलियन ईयर एगो, पहले 1 से 5 मिलियन साल पहले बना था। क्लीवर्स एंड हैंड एक्स वर अमंग द अर्लियर टूल, और इस टाइम पे जो क्लीवर्स थे और जो हैंड एक्स थे वो सबसे अर्लीस्ट टूल्स माना जाता था। दीज वर वाइडली यूज इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, और ये इंडिया में वाइडली यूज होता था पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पर, पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पर। जैसे ये हमने देखा ना, ये क्लीवर्स है, ये हैंड एक्स, देखो ये है हैंड एक्स, तो इससे क्या करते थे, मीट को चॉप करते थे, बहुत सारी चीजें यूज करते थे यहाँ पे। एडवांस टूल्स, इसके बाद क्या सर, एडवांस टूल्स आया। एडवांस टूल्स में, स्टोन टूल्स में क्या बोला गया, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर टूल्स। यहाँ पे सब बड़े बड़े टूल्स नहीं, इसमें छोटे छोटे टूल्स यूज करते, जैसे स्क्रैबर्स हो गया, बोरर्स हो गया, पॉइंट हो गया, जैसे आगे एकदम नुकीला सा लगा रहता है, इम्प्रूव हंटिंग एफिशिएंसी। और ये जब एडवांस स्टोन टूल आया तो सर क्या हुआ, ये हंटिंग को इम्प्रूव कर दिया था, मतलब कि हंटिंग में यहाँ पर जानवर जल्दी मर जाते थे, ठीक है। वह माउंटेन ऑन द प्रोजेक्टाइल स्पेयर ट्रिगर टिप्ड फॉर द बेटर एक्यूरेसी एंड इम्पैक्ट। ये एकदम सिंपल सा है, इसे फेंक के भी मारते थे, जैसे मान लो कि बड़े से डंडे में ले लिया, अरे फेंक के मारा, जाके लग गया, जानवर मर गया। और इसके बाद फिर क्या हुआ, लेटर इनोवेशंस में ह्यूमन इन्वेंट द बो एंड एरो। अब यहाँ पे धनुष बाण बना लिया, ठीक है, पार्टिकल साइडेड ब्लेड, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ब्लेड यहाँ पे बना लिया, और माइक्रो ब्लेड्स टूल्स यहाँ पे यूज किए गए, ठीक है, रॉक्स के साथ। और ये उसके बाद में दे ऑल्सो यूज द पिगमेंट टू डेकोरेट केव शेल्टर्स एंड देयर बॉडीज। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि इन्होंने फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें बनाई जिससे खुद की बॉडीज को, अपने शेल्टर्स को यहाँ पे क्या करने लगे सर, बढ़िया डेकोरेट करने लगे। अब इनको सजने संवरने का भी आ गया था, क्या करना आ गया भैया, सजना संवरना भी आ गया था इनको, सजना है इनको सजना के लिए, है भाई, सजना है इनको सजना के लिए, तो भैया सजना संवरना भी आ गया था इनको। चलो भाई आगे देखते हैं अब, माइक्रोलिथ टूल्स एंड मेसोलिथिक लाइफ। अब आते हैं भैया माइक्रोलिथ टूल्स क्या थे और मेसोलिथिक लाइफ क्या थी, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखें माइक्रोलिथ टूल्स और बोन पॉइंट्स क्या थे सर। तो हमने देखा आर डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ स्टोन टूल, भैया एक ऐसे टाइप का स्टोन टूल्स था माइक्रोलिथ जिसका वेल शेप्ड था, भैया क्या था, वेल शेप्ड था, इनकी एजेस एकदम शार्प हुआ करती थी और ज्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे, स्मॉलर टूल्स हुआ करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, माइक्रोलिथ्स वर फिक्स्ड इन हैंडल फॉर इजी ऑफ यूज। इसको हम हैंडल में यूज किया करते थे, मतलब इनके हैंडल लगाते थे इसमें ताकि ये बेटर यूज
आ जाए, इनका हम बेटर यूज कर सकें, ठीक है। दीज डेवलप आर एसोसिएट विद आवर इमेंस एंसेस्टर्स, ठीक है। क्या इमीडिएट एंसेस्टर, सिंपल सा बताया गया, ये हमारे एंसेस्टर के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? होमो सैपियंस हु ग्रेजुअली स्प्रेड all over the world including the Australia and the America between the 5000 50,000 12,000 year ago। क्या बोला क्या? होमो सैपियंस ने इनका डेवलपमेंट किया था, जो 50,000 साल से 12,000 साल पहले तक इन्होंने अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ये क्या हुए सर? स्प्रेड हुए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं मेसोलिथ, हंटर एंड गैदर। अब आते हैं माइक्रो, हमने देखा माइक्रोलिथ तो देख लिया। माइक्रोलिथ क्या था सर? तो माइक्रोलिथ था जहां पे हमने क्या डेवलप किया था? जहां पे हमने छोटे छोटे टूल्स यूज किए थे, वेल शार्प टूल यूज किया करते थे हम इसमें, उसे हमने बोला माइक्रोलिथ। अब मेसोलिथिक क्या थे भैया? मेसोलिथिक में हम देखा हंटर गैदर्स थे। अराउंड 12,000 ईयर एगो अर्थ क्लाइमेट बिकम वार्मर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट। हमने देखा कि 12,000 साल पहले अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो गया, यहाँ पे गर्म हो गया थोड़ा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एक्सपेंड इनटू द एरिया दैट वर प्रीवियसली कवर्ड बाय आइस शीट। क्या हुआ? अब जहां जहां पे बर्फ थी सर जी, वो तो बर्फ पिघल गई और उसके जगह क्या आने लगे? ग्रासलैंड आने लगे, फॉरेस्ट आने लगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे फिर क्या हुआ? भी बहुत सारे स्किन, फेस और एडिबल वाइल्ड ग्रेन्स यहाँ पे क्या होने लगे सर जी? बढ़ने लगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैरायटी यहाँ पे आने लगी, ठीक है। दिस लेड टू फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और यही टाइम था जहाँ पे पॉपुलेशन का यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, ये पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने लगी। और यहाँ पे फिर ये अलग अलग टाइप के माइक्रोलिथ टूल यूज किया करते थे, ताकि जो एक्वेटिक फूड है उसको यहाँ गैदर कर सके, ठीक है, फिश को पकड़ सके, प्लांट को यहाँ पे यूज में ले सके। बहुत सारे यहाँ पे आर्ट, यहाँ पे फिर फ्लोरिस्ट में यहाँ पे लोग क्या करने लगे? बहुत सारी चीजें जैसे केव्स बनाने लगे, रॉक शेल्टर बना लगे खुद को रुकने के लिए, और इसको ऑक्युपाइड करने लगे। अब ये जो मेसोलिथ था, ये हमारे ह्यूमन लाइफ और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट डाल के गया? तो स्मॉलर शार्पर टूल्स इंप्रूव द एफिशिएंसी इन हंटिंग। हमने देखा छोटे मोटे टूल्स थे, शार्पर थे और बहुत इफेक्टिव थे, जो क्या यूज करते थे, जो किस चीज में हेल्प करते थे? हमारे हंटिंग के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। हम अगर फिशिंग करें तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, और साथ में हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऐसे टूल्स, ठीक है। डाइवर्स रिसोर्स सपोर्ट द सेटल्ड एंड सेमी सेटल्ड लाइफस्टाइल। और जो अलग अलग टाइप के रिसोर्स हमें मिल रहे थे मेसोलिथिक टाइम पे, तो हमारे सेटल्ड और सेमी सेटल्ड लाइफ को यहाँ पे सपोर्ट करते थे। और साथ में अर्ली फॉर्म्स ऑफ आर्ट, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ आर्ट आए, कि पेंटिंग था, एनग्रेवरीज थी, जो हमें यहाँ पे बताते थे कि किस हिसाब से यहाँ पे लोग रहते थे, किस हिसाब से अपने आप को कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, ये हमें ये बताया गया। जैसे हमने ये आपकी बुक में देखो एक इमेज दिया गया होगा, जिसमें लिखा होगा केव आर्ट फ्रॉम द भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में केव था, जहाँ पे ऐसे देखो एनिमल्स के यहाँ पे ड्राइंग बनाई जाती थी कि भैया हाँ ठीक है, ऐसे टाइप के यहाँ पे एनिमल्स रहा करते थे, ठीक है। अब हमने देखा न्यूलिथिक रेवोल्यूशन फ्रॉम द हंटर टू सेटल। अब न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आया जहाँ पे हंटर है, अब यहाँ पे क्या होने लगे सर? सेटल्ड होने लगे। अब यहाँ पे हंटिंग करना छोड़ के अब क्या करने लगे? वो कहेंगे भैया हम तो अब सेटल्ड होंगे, अब हम हंटिंग नहीं करेंगे। व्हाट इज द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन था क्या? तो एक ग्रेजुअल क्या था सर? ट्रांजिशन फेज था, जहाँ पे फूड प्रोड्यूसन हम यहाँ पे करने लगे थे, अलग अलग टाइप के यहाँ पे तरीके से रह रहे थे, मतलब यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग कम कर गए थे, अब हम फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे थे। इसे हम क्या बोलते थे सर? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन बोलते थे। यहाँ पे हम क्या करते थे सर? यहाँ पे हम डोमेस्टिकेशन करते थे। यहाँ पे हम क्या करते थे? डोमेस्टिकेशन करते थे यहाँ पे, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन करते थे, एनिमल्स का करते थे, जो ह्यूमन के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था सर? ह्यूमन के कंट्रोल में था। और साथ में कई सारे नए नए टूल्स यहाँ पे डेवलप करते थे, ठीक है, थ्रू द कल्टीवेशन एंड हस्बेंड्री। भैया अलग अलग हमें अगर कल्टीवेशन करना है, हमें खेती करना है, हमें एनिमल हस्बेंड्री करना है, तो उसके अलग अलग टाइप का मैं टूल्स यूज करूंगा ना, तो वही सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही थी। लाइफ एंड इनोवेशन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनोवेशन आए, जैसे हमने देखा हंटर गैदरर्स प्रोड्यूसिंग टूल्स फॉर द प्रोसेसिंग फूड। यहाँ पे जो हंटर और गैदरर्स थे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाते थे ताकि यहाँ पे फूड प्रोड्यूस हो सके उससे, ठीक है। न्यूलिथिक फार्मर मेड अ टूल्स फॉर द फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। जो न्यूलिथिक फार्मर थे वो फूड प्रोडक्शन के लिए नए नए टूल्स बना रहे थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अर्थनेवर पोट्री वेरियस शेप एंड साइज। यहाँ पे क्या होने लगा कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, अलग अलग शेप और साइज के अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। एंड यूज ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टाइप के अलग अलग रॉ मटेरियल यूज किए जाने लगे। विलेज यहाँ पे सेटलमेंट होने लगा, लोग एक जगह से मतलब कि
एक जगह पे आके सेटल होने लगे, बड़े बड़े गांव बनने लगे, टाउन्स बनने लगे। तो यहाँ पे किस टाइप के हुआ भैया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में ही तो हुआ ये, ठीक है। और इस टाइप की टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते थे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि न्यूलिथिक पीरियड इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अब हमने देखा इंडिया सब कॉन्टिनेंट में न्यूलिथिक पीरियड किस हिसाब से यहाँ पे फॉलो किया जाता है। न्यूलिथिक पीरियड यहाँ पे किस हिसाब से फॉलो किया जाता है, कहाँ पर, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर रूट हमने देखा, अर्लीस्ट इज एग्रीकल्चर रूट हमने देखा तो इन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ मेहरगढ़। हमने देखा अपने नॉर्थ वेस्ट साइड में हमने देखा है मेहरगढ़, ठीक है, ऑन द बोलन रिवर, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इन द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट। अगर पूछा गया है भाई इंडिया का सबसे प्रेजेंट सबसे ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट क्या है, तो आप बोलोगे मेहरगढ़। क्या सर, मेहरगढ़ है, जो इस टाइम पे पाकिस्तान में है। कहाँ पर सर, इस टाइम पे पाकिस्तान है, लेकिन जब ये डिस्कवर हुई तो इंडिया में था। डेटिंग बैक टू अबाउट 7000 BCE, इट वाज आल्सो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज। और अगर आप अभी तो हमारा सबसे पहला हमने सबसे ओल्डेस्ट हमने बताया यहाँ पे कि सबसे ओल्डेस्ट साइट था पैलेलिथिक का, न्यूलिथिक का, सॉरी, न्यूलिथिक साइट सबसे ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट थी। लेकिन अगर आप 7000 BCE पहले जाओगे, 7000 BCE पहले जाओगे, तो उस टाइम पे सबसे अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज था, मतलब कि सबसे पहला ऐसा विलेज था जहाँ पे क्या कर रहा था सर, यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ कैसी हुआ करती थी मेहरगढ़ पे, तो पीपल बिल्ड सन ड्राइड ब्रिक्स हाउस, ठीक है। यहाँ पे जो घर बनाते थे वो क्या करते थे, जो ईंट थे उसको धूप में सुखा के उसके बाद बनाते थे। ग्रेनरीज बरीड देयर द डेड इन ग्रेव्स, ठीक है। और उनके जो जिनको मतलब कि जिनको दफनाना था, मतलब जो डेथ हो गए हैं, डेथ हो गई जिनकी, उनको अगर दफनाना था उनको बरीड करते थे उसमें, जो ये बना है ना अलग टाइप का बॉक्स टाइप का ऐसे बना के, तो इसमें दफन करते थे। और साथ में मेड ऑर्नामेंट फ्रॉम द सेमी प्रीसियस स्टोन, लैपिस लजुली, कार्नियल एंड सेल्स, क्या होते थे सर, और ये ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, ये क्या करते थे, ज्वेलरीज भी बनाते थे उस टाइम के लिए, ठीक है। जो प्रेसियस मेटल्स थे, स्टोन्स थे, उनसे बनाते थे। दे कल्टिवेटेड व्हीट, बार्ली, रेज, शीप, गोट एंड इंडियन कैटल, जेबू, हम्प्ड बुल, ठीक है। ये क्या क्या भैया क्या करते थे, ये व्हीट और बार्ली को यहाँ पे क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। सीप और गोट को यहाँ पे पालते थे, साथ में यहाँ पे इंडियन कैटल्स के जैसे जेबू, हम्प्ड बुल, इसको ये क्या करते थे, पालते थे। इन सब ये सारी चीजें इनको एग्रीकल्चर में हेल्प करती थी। दे वर द फर्स्ट टू मेक कॉपर ऑब्जेक्ट, और मेहरगढ़ वाले ही एक ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कॉपर ऑब्जेक्ट बनाया था। जिन्होंने क्या करा था, सबसे पहले कॉपर ऑब्जेक्ट बनाया था, एंटरिंग द चारकोलिथ फेज बाय द अबाउट 4000 BC। और फिर कॉपर ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही ये एंटर कर जाते हैं कहाँ पर, पहुंच जाते हैं सर जी, चालकोलिथ फेज में। कहाँ पर, चालकोलिथ फेज में। ब्रॉन्ज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब हमने देखा ब्रॉन्ज एज जो कहाँ पे था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में था। तो दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ऑफ द 3500 BCE, ठीक है। तो हमने देखा 3500 BCE पहले ब्रॉन्ज एज सिंधु सरस्वती यहाँ पे एक फेज आया था, ठीक है। उसके बाद में देखा, अब जो हमने अभी पढ़ा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ा था, मेहरगढ़ से ब्रॉन्ज एज। अब भैया उसमें मैंने आपको बताया कि ब्रॉन्ज टूल सबसे पहले कहाँ बना सर जी, मेहरगढ़ में बना। सबसे पहले कहाँ बना, मेहरगढ़ में बना, जिससे वो लोग ब्रॉन्ज एज में एंटर कर गए थे। अब वो हमें आगे भी पढ़ना भैया कि वो सारी चीजों पे क्या क्या बनाया। फ्रॉम न्यूलिथिक टू अर्ली ब्रॉन्ज एज, न्यूलिथिक से अर्ली ब्रॉन्ज एज में कैसे इन्होंने किया, तो न्यूलिथिक लाइफ इमेज अराउंड 7000 BCE। मैंने आपको बताया कि 7000 BCE पहले यहाँ पे मेहरगढ़ पे यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो अभी बलूचिस्तान में। बाय अबाउट 4000 BCE के करीब क्या हुआ सर, कॉपर एक्सट्रैक्शन बिगन, यहाँ पे कॉपर के मेटल्स आने लगे, मार्किंग बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज। और यही मार्किंग करती है ब्रॉन्ज एज की बिगिनिंग की। देखो कहाँ पर सर जी, बताओ यहाँ पर कहाँ पर है, बताओ मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये है ना, ये है मेहरगढ़ आपका, ठीक है। उसका जो बलूचिस्तान अभी आपको ये तो इस टाइम पे, ठीक है। लाइफ एंड सेटलमेंट, इस टाइम पे लाइफ कैसे वो करती थी, सेटलमेंट कैसे होती थी, तो सेटलमेंट इज व्हेन द फुटहिल ऑफ द बलूचिस्तान, फुटहिल ऑफ बलूचिस्तान मैंने बताया वहाँ पे सेटल करते थे। अक्रॉस द इंडस वैली एंड द फर्दर ईस्ट। और इंडस वैली देखो सिंपल सा, ये जो इंडस रिवर है ना, ये आई है ना इंडस रिवर, तो इस इंडस रिवर के अक्रॉस यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अर्ली चालकोलिथ साइट्स फ्रॉम द 4000 BC, यहाँ पे बहुत सारे और साइट्स थी, जैसे मेहरगढ़ हो गया, सारोदारो हो गया, आमरी हो गया, बालाकोट, कोट डीजी, रहमान देरी,
तो बहुत सारे यहाँ पे था। रेवन डकेट नहीं है सर जी, रेवन डकेट ना ऐसा मत बोलना। तो यहाँ पे देखो जो रेड कलर के ये सारे पॉइंट ही तो हैं, ये सारे साइट्स ही तो हैं, कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, ठीक है। दिस साइड रिफ्लेक्ट द बिगिनिंग ऑफ एडवांस विलेज लाइफ। और ये सारी चीजें हमें क्या बताते थे कि किस हिसाब से यहाँ पे एडवांस विलेज लाइफ यहाँ पे आई थी, कॉपर यूज कैसे करते थे, पॉटरी कैसे बनती थी, क्राफ्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन कैसी थी, यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बताता है हमारा क्या चालगोलिथ साइट बताते हैं, ये सारी साइट्स बताते हैं। व्हाट दिस पीरियड लेड टू, भैया ये सारी पीरियड हमें किस बारे में बताते हैं। तो इन दिस नेक्स्ट स्टेज दीज कम्युनिटीज गिव राइज टू इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन। भैया ये जो थी ना, ये कुछ दिन बाद आगे बढ़ोगे तो यही आगे चल के हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाती है, यही आगे चल के क्या बनाती है सर, हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इकट्ठे होकर गांव बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, टाउन बना रहे हैं, और ये सब मिलके एक हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाएंगी। क्या बनाएंगी सर? एक हड़प्पन सिविलाइजेशन बनाएंगी, जहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था, अर्बन लाइफ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के बाहर भी तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, इंडिया के बाहर भी तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। भैया कौन कौन सी सिविलाइजेशन है ये भी तो बताओ। तो अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में देखा जैसे इन एडिशन टू हड़प्पन, सिंधु, सरस्वती सिविलाइजेशन, ऐसे अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे 3 मेजर ब्रॉन्ज एज साइट्स थे। जैसे हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, कहाँ पे देखा भैया? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखा, और चाइनीज सिविलाइजेशन देखा। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देख लिया, ठीक है। जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ था सर जी? इस एरिया में जो भी सिविलाइजेशन था उसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। उसके बाहर हमारे इंडिया के बाहर भी बहुत सारे सिविलाइजेशन, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, और चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया। ऑल वर कॉन्टेम्परेरी या डेवलप इन द डिफरेंट रीजन विद यूनिक फीचर्स एंड अचीवमेंट। सिंपल सा है, और ये अलग अलग हमारे डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट है, और अलग अलग स्पेसिफिकेशन है इनकी, अलग अलग इनकी अचीवमेंट्स है, अलग अलग फीचर्स हैं। जो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भैया कहाँ कहाँ पर, तो मेसोपोटामियन कहाँ पर सर जी? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर द वेस्ट एशिया। भैया वेस्ट एशिया की जो टिग्रिस रिवर है और यूफ्रेट रिवर है, तो वहां पर मिलता हमारा, उसके साइड मिलता है क्या? मेसोपोटामियन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि अधिकतर जितने भी जो सिविलाइजेशन है ना, वो नदियों के किनारे ही बने हैं, अधिकतर जो नदियों के किनारे ही हैं, क्योंकि उनको वहां से अच्छी खासी मिलती थी। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ पर भैया? नील रिवर के किनारे है, मैंने आपको बताया नील रिवर के किनारे है। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ पर है? हुआंग ही, एक सिविलाइजेशन है, एक रिवर है जिसका नाम क्या है? हुआंग ही है। और ये येलो रिवर भी बोलते हैं, वहां पे ये मिलता है हमें। और साथ में दीज रीजन वर क्लोज इनफ टू इंटरैक्ट विद ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अच्छा ये रिवर्स के साइड में इसलिए बनते थे क्योंकि उस रिवर से इनको देखो सिंपल सा एग्रीकल्चर के पानी मिलता था, खाने पीने के लिए पानी मिलता था, और साथ में उसी उसी रिवर से क्या कहते थे सर? ट्रेड भी किया करते थे। क्या करते थे सर? ट्रेड भी किया करते थे। इस वजह से क्या करते थे सर? रिवर के किनारे ही ये क्या करते थे? अपना सिविलाइजेशन बनाते थे। ट्रेड एंड कल्चर कॉन्टेक्ट, मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक। देखो वो ऐसे बोला गया कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया ट्रेड लिंक था, ठीक है। फॉर टेंजिबल एविडेंस ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। और कई बार ये भी बताया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में भी था, मतलब कि सबके साथ हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या करता था? ट्रेड किया करता था। हम क्या करते थे सर जी? सबके साथ ट्रेड किया करते थे, ठीक है। अब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, अब इसमें एक आता है सर जी क्या? द सुमेरियंस। सुमेरियंस क्या थे सर? फर्स्ट सिटी बिल्डर्स थे। सुमेरियंस क्या थे सर जी? पहले ऐसे थे जिन्होंने सिटी डेवलप की, सिटी बिल्ड किया। ओवर नेक्स्ट 2000 ईयर सम लार्ज सिटीज बिकम सिटी स्टेट्स। वे क्या हुआ 2000 साल पहले क्या हुआ कि कुछ सिटी स्टेट बना बाय डेवलपिंग गवर्निंग सिस्टम। अमंग दीज द 4 मेजर सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन फ्लोरिश अबाउट। देखो सिंपल यहाँ पे कई सारे ऐसे 3500 BCE के आगे हमने देखा कई सारे सिटीज में, जैसे मेसोपोटामिया बना, द सुमेरियंस बना, अकादियंस बना, एसिरियन बना और बेबीलोनियन बना, ठीक है। अब हमने देखा सुमेरियंस क्या है, तो सुमेरियंस हमने देखा कि एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो सबसे अर्लीस्ट और इवॉल्व इनटू द सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन एट द और एंड सेवरल अदर सिटीज इन द सुमेर प्रेजेंट डे साउथ इराक इन द साउथ सदर्न मेसोपोटामिया। वे एक ऐसी सिटी थी जो साउथ सदर्न मेसोपोटामिया में डेवलप हुई थी और बहुत अर्ली सिटी मानी जाती है। द सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू बिल्ड सिस्टम ऑफ डैम्स एंड कैनल फॉर इरिगेशन। और सुमेरियंस क्या थे? ये पहले ऐसे थे, सुमेरियंस
पहले ऐसे थे जो डैम्स बनाते थे, जो सिस्टम ऑफ डैम लेकर आए, जो यहाँ पे इरिगेशन के लिए कैनल्स, जो इरिगेशन के लिए नहरें बना के लेकर आए थे, कौन? सुमेरियंस ही तो लाए थे। ठीक है, ये क्या यूज करते थे सर? मड ब्रिक्स यूज करते थे और साथ में बर्न ब्रिक्स यूज करते थे। मड ब्रिक और बर्न ब्रिक, एक तो भैया क्या हुआ, मिट्टी के ईंट, और साथ में उस ईंट को उन्हें क्या करते थे, जला के एकदम मतलब पक्का करके यूज करते थे। क्या करने के लिए? हाउस बनाने के लिए, डिफेंसिव वॉल बनाने के लिए, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कौन यूज करते थे? सुमेरियंस यूज करते थे। जैसे इन्होंने यहाँ पे यूज किया था, क्या लिखा है? जिगुरट। जिगुरट क्या था? एक लोअर टाउन स्टेप पिरामिड शेप टेम्पल जो सेवरल फ्लोर अबव द बीच बताया गया कि एक टेम्पल थी जो अलग अलग यहाँ पे पिरामिड शेप की थी। यहाँ पे देखो ऊपर है और धीरे 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 नीचे की तरफ जा रही है। और ये सारी चीजें क्या भैया कि बढ़िया मड ब्रिक्स और बेग ब्रिक्स से बनी थी, और बहुत बढ़िया दिखाया गया कि किस हिसाब से कारीगरी यहाँ पे की गई थी। क्या कारीगरी है यहाँ पर, वही सारी चीजें यहाँ पे। रिलीजन अचीवमेंट यहाँ पे कैसे था? तो द सुमेरियंस वर्शिप मल्टीपल गॉड्स, वेरी सिंपल है, मल्टीपल गॉड्स को पूजा करते थे। ठीक है, होम दे बिलीव, जिनको जो भैया जिनसे क्या करते थे सर, जिन पे ये बिलीव करते थे। कुछ लोग कहते थे भैया कि हम क्या करते थे कि कुछ लोग ऐसे नेचुरल फोर्सेस, फ्लड है, विंड है, बिल्ट and build temples for each for them. Temples played an important role in the people's lives and each city build a grand temples. वही था बेटा गया कि हर एक सिटी में बहुत ही बड़ी टेम्पल बनाते थे, जिससे क्या बोलते थे? जिगोरट। क्या बोलते थे? जिगरट बोलते थे। क्या बोलते थे सर? जिगरट बोलते थे। तो मैंने आपको बताया कि जो सुमेरियंस थे वो इरिगेशन सिस्टम लेकर आए, वो ग्रैंड टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए थे, साथ में वो टेम्पल्स लेड एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में ट्रेड और इकोनॉमी भी यहाँ पे बढ़िया अच्छी खासी थी। ठीक है, अच्छी खासी थी। तो ये हमने पढ़ लिया सुमेरियंस, वही बार बताएगा। ठीक है, अब आते हैं सर जी, सुमेरियंस के बाद क्या आते हैं सर? सुमेरियंस के बाद क्या आते हैं, एक बार रीड करो, मैं पानी पी लूं तब तक। हाँ भाई, चलो सुमेरियंस के बाद आता सर जी क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म क्या था सर? द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम, सबसे पहले राइटिंग सिस्टम थी जो सुमेरियंस के लेगेसी को बताती थी, सुमेरियंस के लेगेसीज को बताती थी कि किस हिसाब से वो डेवलप हुए, किस हिसाब से यहाँ पे उनकी आगे अपने आप को उन्होंने आगे डेवलप किया, आगे बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय द प्रेसिंग अ वेल शेप स्टाइलस इनटू द सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स। ये बताते हैं कि ये राइटिंग बताती है किस हिसाब से यहाँ पे अच्छी खासी टैबलेट्स, मतलब कि स्टाइलिश चीजें बता के यहाँ पे कुछ सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स भी बनाया गया। ठीक है, द वर्ड क्यूनिफॉर्म कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस मीन द वेज, रिफरिंग टू द वेजेस मार्क विद द यूज ऑफ द स्क्रिप्ट। बताया गया बेटा कि क्या हुआ, सिंपल सही ये बताया गया है कि किस हिसाब से कौन से स्क्रिप्ट कौन से सिंबल्स के बारे में बताती है, कौन सी स्क्रिप्ट कौन से सिंबल्स के बारे में बताती है। वर्ड वर द क्यूनिफॉर्म टैबलेट यूज फॉर, जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स थे वो किस लिए यूज करते थे? अच्छा, ये ऐसे टैबलेट थे सर, ये क्या थे? ये एक ऐसे टैबलेट थे जहां पे अलग अलग स्क्रिप्ट उस पर लिखी होती थी। जैसे मान लो एक टैबलेट है, ठीक है, और इस पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लिखा है, इस पे कुछ ना कुछ लिखा है, और इसके ऊपर आया दूसरा क्ले छापा और उस क्ले में छप गया। तो ये होता, ये टैबलेट यूज क्यों करते थे? तो ग्लिम्स इनटू द लाइव्स एंड बिलीफ ऑफ द मेसोपोटामियंस, देयर ग्रांड मिथ्स एंड एपिक्स, देयर हिम्स एंड लॉ कोड्स, एजुकेशनल टेरिटरीज। वही बताया गया भैया कि वहां के जो जितने भी चीजें थी कि लॉ कोड्स थे, उनके मिथ्स थे, उनके एपिक्स थे, उनके हिम्स थे, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या करते हैं सर, उसमें छापते थे, और साथ में लोगों को एजुकेशनल टेरिटरीज के लिए यहाँ पे यूज करते थे। कौन सा? यूनिफॉर्म्स टैबलेट्स। ठीक है, यूज फॉर द कीपिंग रिकॉर्ड, साथ में ये रिकॉर्ड ऑफ फार्मिंग को कीप करने के लिए, रखने के लिए यूज करते थे। क्राफ्ट एक्टिविटी वहां पे रखने के लिए यूज करते थे। साथ में जैसे हमने पॉटर्स, कटर्स, शिप बिल्डर्स, कारपेंटर्स, फार्म वर्कर्स, इन सब के लिए भी ये बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, और उस टाइप के भी यूज करते थे। उन सब का रिकॉर्ड यूज करते थे, रखते थे। अबाउट क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड ऑफ मार्क्स प्रेस इनटू द डैम सरफेस ऑफ क्ले टैबलेट यूजिंग साफ वीडियो बताया गया बेटा, सिंपल सा। ये देखो ये बताया गया, इसमें अलग अलग टाइप की स्क्रिप्ट लिखी गई है, देखो पता नहीं क्या लिख दिया इसमें ऊपर। अब तुम ऐसा अगर लिख के अपने स्कूल में चले गए तो वहाँ टीचर दौड़ा के मारेंगे, हैं कहोगे सर जी हम तो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिख के आए। अरे अरे मैं नहीं जानता यार, तुम मेरी राइटिंग में लिखो, तुम ये सब छोड़ो स्क्रिप्ट। इट डिस्क्राइब्स एंजॉय द हाई स्टेटस इन द सोसाइटी सिमिलर द प्रेस एंड प्रेस्टिजियस। वही बताया गया हाई स्टेटस सोसाइटी में यूज करी जाती थी, वो सारी चीजें बताया गया भैया। आगे आते हैं सर, अब क्या थे? अकादियंस। अकादियंस क्या थे सर?
who are Akkadians. तो the power of Sumerians was overshadows. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पावर ऑफ सुमेरियंस थे वो ओवरशैडो की गई है 2334 बीसी में बाय द एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटी स्टेट। और फिर यहाँ पे न्यू सिटी स्टेट आई किसकी? अकद की। किसकी? अकद की, विच इज द फर्दर नॉर्थ इन समर इन द सेंट्रल मेसोपोटामिया। द पीपल ऑफ दिस रीजन स्पोक अकादियन। और ये इस टाइप के जो पीपल्स थे, यहाँ के लोग थे, वो क्या यूज करते थे? क्या स्पोक करते थे? अकादियंस यूज करते थे। एक लैंग्वेज थी जो सुमेरियन से अलग थी, सुमेरियन से अलग थी। क्या बोलते थे? अलग हैं हम अपने साथ में जोड़ी, हमको अलग हैं। ठीक है, तो अकादियंस एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सुमेरियन से अलग थी। बोथ अकादियंस और सुमेरियन यूज द सेम यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ फॉर राइटिंग। लेकिन ये यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इनकी सेम थी, इनकी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट सेम थी, भले इनकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन स्क्रिप्ट सेम थी। Akkadian record document the consolidate the power over the different region of the Mesopotamia and establishment of the world first dynastic empire। और ये किस चीज का रिकॉर्ड रखते थे? तो ये हमने किन किन को हराया, किन किन के ऊपर हमने पावर अपने अकोमोडेट किया, कंसोलिडेट किया, और साथ में ये पहले ऐसे थे जो डायनेस्टिक एम्पायर के तौर पे यहाँ पे उभर के आए थे। सो द एवोल्यूशन ऑफ द क्रिएटिव लिटरेचर। और ये यहाँ पे ये दिखाते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे क्रिएटिव लिटरेचर के यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। ट्रेड एंड रिसोर्स अंडर द अकादियंस। अकादियंस के टाइम पे ट्रेड और रिसोर्स कैसे हुआ करता था सर? अकादियंस के टाइम पे ट्रेड और रिसोर्स कैसे हुआ करता था वो हमें पढ़ना है। ट्रेड एंड रिसोर्स अंडर द अकादियंस, द क्यूनिफॉर्म टैबलेट ऑफ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट अकादियंस किंग्स सच एज। ठीक है, जो हमने देखा जो यूनिफॉर्म टैबलेट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे यहाँ पे अकादियंस किंग के लिए माने जाते थे। ठीक है, जैसे हमने देखा, जैसे सरगॉन टॉक अबाउट द मेसोपोटामियन ट्रेड। ये किसके बारे में बताते हैं भैया? मेसोपोटामियन ट्रेड के बारे में। विद द ईस्टर्न टेरिटरीज ऑफ द दिलमुन, मैगन एंड मिलोहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेसोपोटामियन ट्रेड जैसे था, हमने ईस्टर्न टेरिटरीज जैसे हमने देखा, दिलमुन हो गया, मेगन हो गया और मिलोह हो गया, तो इनके साथ में ट्रेड क्या करते थे उसके बारे में बताता है। Among these मिलोह जनरली आइडेंटिफाई विद द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और जो मिलोह थे ये धीरे धीरे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि ये किसके साथ है भैया? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ है। दिलमुन और मैगन किसके साथ है? बहरीन और ओमान पेनिनसुला के साइड है। क्या भैया? बहरीन और ओमान पेनिनसुला के साइड में है, जो पर्शियन गल्फ में पाया जाता है। ठीक है, विद हड़प्पन दे ट्रैक्ड ट्रेड सेमी प्रीशियस स्टोन। और ये सिंपल से बेटा क्या ट्रेड क्या करते थे? सेमी प्रीशियस स्टोन, बीट्स यूज करते थे, आइवरीज हो गया, टिम्बर्स हो गए और डस्ट यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे, और साथ में प्रोबेबली ये था कि कॉपर भी ट्रेड क्या करते थे ये लोग। कौन? अकादियंस। कौन थे सर? अकादियंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एसिरियंस एंड बेबीलोनियन। ठीक है, एसिरियंस और बेबीलोनियन के बारे में क्या बताया गया? तो एसिरियंस क्या थे? अकेरियंस एम्पायर लॉस्ट इट्स सुपरमेसी अराउंड। देखो, अकादियंस पहले क्या है भैया? सुमेरियंस, फिर आया अकादियंस, और अकादियंस के बाद आया एसिरियन। तो अकादियंस यहाँ पे जो उनके एम्परर थे उन्हें 2154 बीसीई में अपनी उनको जो सुपरमेसी थी वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, असोर इन द नॉर्थ मेसोपोटामियन द असेरियन सिविलाइजेशन दैट supplanted the Akkadians last till 1700 BC। और फिर इन्होंने क्या हुआ कि जब इन्होंने अकादियंस को हटाया असेरियन ने, तो 1700 BC तक ये लोग रहे। ठीक है, इन शॉर्ट पीरियड द असेरियन डोमिनेट्स स्प्रेड अक्रॉस द मेसोपोटामिया एंड ओवर द नाइबरिंग रीजन इन द वेस्ट एंड साउथ। और इस टाइम पे ये पूरे मेसोपोटामिया डोमिनेट करते थे और आसपास के अपने लोगों के ऊपर भी डोमिनेट करते थे, आसपास के रीजन पे भी डोमिनेट करते थे। अब इसके बाद सर जी बेबीलोनियन। ठीक है, बेबीलोनियन क्या था कि while the Assyrian were dominate in the north a new city। ठीक है, सिंपल सा जो ये भैया नॉर्थ में डोमिनेट करते थे एसेरियन, तो बेबीलोनियन क्या कर रहा था सर? अपना डोमिनेंस सेंट्रल मेसोपोटामिया में स्टेबलाइज कर रहे थे। अपनी क्या कहते हैं भैया कि जाओ तुम तो नॉर्थ में जाओ, लेकिन जो सेंट्रल मेसोपोटामिया वहां पे मैं देखूंगा, वहां पे मैं रहूंगा। किस अराउंड? 1900 BCE के अराउंड, 1900 BCE के अराउंड यहाँ पे ये सेंट्रल में अपना डोमिनेंस स्टेबलाइज करते थे। बेबीलोनियन ग्लोरी स्टार्ट विद द ascendancy of the Hammurabi in 1792 BCE who conquered the neighboring region। बताया गया कि हम्मुराबी है क्या? 1792 में इन्होंने अपने नाइबरिंग रीजन्स को इन्होंने क्या कर लिया भैया? कॉन्कर्ड कर लिया, कब्जा कर लिया, और अपनी स्मॉल सिटी स्टेट को क्या कर दिया भैया? लार्ज एम्पायर में एक्सपेंड कर दिया। स्मॉल सिटी स्टेट को लार्ज एम्पायर में एक्सपेंड कर दिया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हम्मुराबी, वही बताया गया भैया कि बहुत सारे कोड ऑफ हम्मुराबी लेकर आए थे जिसके हिसाब से यहाँ पे इनका एम्पायर चलता था।
सोशल कंडक्ट यहाँ पे चीजें कराई जाती थी, जो एक लीगल सिस्टम था। कहा था भैया कि अगर सब लोग एकदम लीगली चलोगे, कोई अगर इधर उधर भगा दौड़ा के मारूंगा तुमको, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1400 BCE, और 1400 BCE के एंड में क्या हुआ, बेबीलोनियन हैड लॉस्ट देयर अर्ली प्रोमिनेंस। वही बताया भाई, फिर ये भी क्या हुआ, ये भी अपना डोमिनेंस हार गए, और फिर धीरे धीरे इनके बाद कोई दूसरा आया, ठीक है। ये हमने बताया यहाँ पे। अब इसके बाद सर जी, इजिप्शियन कैलेंडर्स एंड अर्ली इजिप्शियन बिलीफ्स। अब इजिप्शियन कैलेंडर्स कैसे थे, ठीक है, कैलेंडर और इजिप्शियन बिलीफ्स कैसे थे। तो इजिप्शियन कैलेंडर हैड 3 सीजन्स। इनके कैलेंडर में सर जी 3 सीजन्स थे। क्या थे? क्या लिखा भैया, इनिवेशन जिसे हम ऑटम बोलते हैं, ठीक है, पैरेट ग्रोइंग जिसे हम विंटर बोलते हैं, सेमू हार्वेस्ट बोलते हैं जिसे समर बोलते हैं। तो 3 सीजन इनके इजिप्शियन में होते थे, ठीक है। जैसे इट बेस्ड इन द रेजिंग ऑफ द सिरियस डॉग स्टार वेयर, ठीक है, सिरियस जो डॉग स्टार है उसको जब बढ़ता था, जैसे इनका ईयर कितने का होता था जी, 365 डेज का हुआ करता था, जिसमें 12 मंथ्स 30 डेज और 5 एक्स्ट्रा डेज हुआ करता था, ठीक है। दिस क्विट द एक्यूरेट बट लॉस्ट टाइम सिंस द रियल इज अबाउट 1.4 हार्ड लॉन्गर। सिंपल सा बताया गया कि फिर धीरे धीरे ये थोड़ा बहुत एक्यूरेट था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते गए, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक स्केल हार्ड वाली बताया, कुछ नहीं फालतू, कुछ नहीं, ठीक है। अब आ गया था सर, द स्टेप पिरामिड ऑफ द सकारास एंड द अर्ली इजिप्शियन सोसाइटी। भैया अर्ली इजिप्शियन सोसाइटी में कैसे, जो पिरामिड, देखो भाई सिंपल सा है कि आप अगर इजिप्ट का नाम आता होगा आप पे, तो आप सबसे पहले किस नाम से बोलते हो सर जी? हम देखते हैं क्या, इजिप्ट का पिरामिड हम देखते हैं ऐसे, है ना, यहाँ पे मम्मी होती, मम्मीफिकेशन यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। तो क्या हो, ओवर टाइम पावरफुल इंडिविजुअल कॉल द फरोह, ठीक है, एमर एंड द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। फरोह क्या भैया, फरोह है कि वहां पे जो रूलर होते थे इजिप्ट के, सबसे बड़े रूलर माने जाते थे, उनको बोलते थे। आफ्टर देयर डेथ दीज फरोह वर बरीड डीप अंडरग्राउंड द रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द मस्तबा ओवर द बरियल चैम्बर्स। ये क्या होता था कि इनको जब ये पुरोहा मर जाते थे, इनकी डेथ हो जाती थी, तो इनको बरीड कर देते थे एक ट्रायंगुलर, क्या करते सर जी के, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते थे, मस्तबा बोलते थे, और अलग अलग इनका बरियल चैम्बर हुआ करता था। ग्रेजुअली दीज मस्तबास वर स्टैक्ड वन ऑन अनदर एंड फॉर्म द पिरामिड। और फिर धीरे धीरे एक रेक्टेंगुलर हुआ, उसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर तीसरा रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर चौथा रेक्टेंगुलर, धीरे धीरे क्या बन गया सर जी, ये पिरामिड का शेप ले लिया था इसने। इसका शेप ले लिया था सर जी, पिरामिड शेप का ले लिया था। वन प्रोमिनेंट एग्जांपल इन द स्टेप पिरामिड आर द सकरारा। सिंपल सा बेटा सर जी, यहाँ पे सकरारा में एक ऐसा पिरामिड है, ठीक है। इट वाज बिल्ट बिकॉज द इजिप्शियन बिलीव्ड दैट ईच पर्सन हैड अ, ये बताया गया कि इसलिए उनको बरीड करते थे क्योंकि वो ये बिलीव करते थे कि हर एक यहाँ पे जो लोग हैं, हर एक इंसान है, उनका अलग अलग स्पिरिचुअल डबल होता था, ठीक है। मतलब कि वो यहाँ पे मरने के बाद वो कहीं और जाते थे, और साथ में उनको प्रिजर्व करके रखते थे मम्मीफिकेशन करके। मम्मीफिकेशन क्या सर जी? मम्मीफिकेशन ये है कि प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन एक्सेप्ट द हार्ट एंड ड्राइंग द बॉडी विद अ नैरो टन बॉडी वर्ड। सिंपल सा बेटा, इनके इंटरनल सारे ऑर्गन निकाल देता है, सिर्फ हार्ट को छोड़कर, और फिर इसको एक बढ़िया से अच्छे से चीज़ों को मतलब कि ऑयल करके, तेल लगा के बढ़िया एकदम लपेट के कपड़ों वपड़ों से, और फिर इसको कॉफिन में और बैंड करके एकदम बंद करते थे, जिसे हम क्या बोलते थे सर? मम्मीफिकेशन। क्या बोलते थे सर? मम्मीफिकेशन बोलते थे। अब यहाँ पे सोशल हायरार्की क्या थी पिरामिड्स की? तो सबसे पहले होते हैं परोहा, ठीक है, जिसे हम किंग बोलते हैं। उसका फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर, नोबल्स और प्रीस्ट होते थे। फिर उसके बाद फार्मर्स और लैंड होल्डर, आर्टिसन और मर्चेंट होते थे। और सबसे लास्ट में कौन होते थे सर? सर्वेंट होते थे। सबसे लास्ट में कौन होते थे सर? सर्वेंट होते थे। कौन होते सर? सर्वेंट होते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सर, उसके बाद हमने क्या देखा? द चाइनीज सिविलाइजेशन। अब हमने देखा, चलो भैया सबके बारे में समझ लिया, अब चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में भी तो समझना है हमें। हमें किसके बारे में समझना है? अब चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में भी हमें समझना है। क्या कहता सर चाइनीज सिविलाइजेशन? कौन से रिवर के बारे में साइड में है, ठीक है। तो क्रेडल ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन, द चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लोज अलोंग द रिवर हुआंगी। कौन से रिवर के साइड में है? हुआंगी, जिसे हम येलो रिवर ही बोलते हैं या यांग से बोलते हैं, ठीक है। दीज रिवर वैली वर द कंसेंटेड अर्ली नियोलिथिक कल्चर डेटिंग अराउंड द 7000 BCE। नियोलिथिक कल्चर के अराउंड ये सिटीज डेवलप हुई थी। कब? 7000 BCE की साइड में। अराउंड 2000 BCE द यूज ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज मेटलर्जी ब्रॉट द एडवांसमेंट इन द एग्रीकल्चर। देखो सिंपल सा बेटा कि 2000 BCE के टाइम पे यहाँ पे ब्रॉन्ज और
कॉपर यहाँ पे यूज होने लगा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आया भैया, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया था और साथ में अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और साथ में यही लेकर आया फर्स्ट चाइनीज ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर। और यही चीजें क्या लेकर आए सर जी, सबसे पहला टेरिटोरियल एम्पायर लेकर आया जो किसके बेस पे था, ब्रॉन्ज एज के बेस पे था। डायनेस्टीज ऑफ द चाइना, भैया चाइना की कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, तो चाइनाज हिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द डायनेस्टीज। चाइना की जो हिस्ट्री थी वो डायनेस्टी के हिसाब से यहाँ पे क्या करते थे भैया, ऑर्गेनाइज करी गई है। जैसे हमने सांग डायनेस्टी, तो सांग डायनेस्टी भैया 1600 से 1046 बीसीई के है, ठीक है। एंड जोहू डायनेस्टी वो ये भैया 1046 बीसीई से लेकर 256 बीसीई तक, ठीक है। उस टाइम पे ब्रॉन्ज एज के सबसे वेल नोन डायनेस्टीज थी ये, ठीक है। फ्रॉम 256 बीसी ऑनवर्ड आयरन एज सॉ द वाइड स्पेस यूज ऑफ कॉपर, आयरन। और आयरन स्टेज भी उसके बाद फिर आयरन स्टेज आया, फिर किन डायनेस्टी आई भैया, तो हमने देखा यहाँ पे वो सबसे पहले क्या आया भाई, सांग डायनेस्टी आई, फिर आया जोहू डायनेस्टी आई, फिर किन डायनेस्टी आई, फिर हान डायनेस्टी आई। ये कब से कब तक थी, ये आपकी टाइमलाइन यहाँ पे दे रखी है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मिले आपको, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई कि इसमें ग्रोथ और अचीवमेंट क्या थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत बढ़िया थी, मेटलर्जी यहाँ पे क्राफ्ट बढ़िया था, ठीक है। और यहाँ पे जो राजा थे बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब हाउ डू वी नो अबाउट चाइना, भैया चाइना के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं भैया, किसी चीज के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो वहाँ पे कुछ रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। तो चाइना हैज अ एविडेंस ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज अ ऑफिशियल हिस्टोरियन रिकॉर्ड एविडेंस, ठीक है। इवेंट्स, सॉरी यहाँ पे बताया गया बेटा सर जी कि देखो उनके पास इतना ज्यादा एविडेंस बहुत ज्यादा नंबर्स में था, उनके पास एविडेंस बहुत ज्यादा नंबर्स में था, जिसकी वजह से हमारे हिस्टोरियंस पता लगाए थे, ठीक है। अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन इज oracles bones which were the symbols incredible piece of the animal's bone and the tortoises। बताया गया भैया कि जो बहुत ज्यादा से बोन्स मिलते थे, जिसकी वजह से पता लगा भाई कि वहाँ पे कैसे लोग रहा करते थे। These bones were the heated until crack appeared and interpretation was made based on the pattern of the cracks। और फिर इन बोन्स को क्रैक करते थे, उनके ऊपर मतलब हीट करते थे जब तक उसमें क्रैक ना आ जाए, और जब क्रैक आते थे तो उस क्रैक की स्टडी करते थे, ठीक है। द ऑरेकल्स were often used to foretell the future and are lot about the hope, desire and fear of the early Chinese। वही बताया कुछ ना, ठीक है। अर्ली चाइनीज आर्ट, भैया चाइनीज आर्ट का पहले चाइनीज आर्ट कैसे हुआ करता था, तो द अर्ली चाइनीज आर्ट वाज हाईली स्किल्ड एंड क्राफ्ट एंड आर्ट। सिंपल सा बेटा कि बहुत हाईली स्किल्ड यहाँ पे क्राफ्ट बनाते थे, ठीक है। दे क्रिएट इंट्रिकेटली क्राफ्ट जेड ब्रॉन्ज, वही भी सारी यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये बताया गया ना, जेड कार्विंग हो गया, ठीक है, जेड रिंग हो गया, ठीक है, और क्ले पॉटरी बनाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चाइना के बारे में बताते थे। तो सर जी इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म। अगर आ गया होगा समझ तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।